आज हम अध्ययन करेंगे सुश्रुत स्थान की 40 नंबर चैप्टर, जिसका नेम है द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विज्ञानीय अध्याय। इस अध्याय में बेसिकली रस जो वीर्य की जो प्रधानता है वो बताया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद विपाक के बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं। इसी अध्याय में क्या है, द्रव्य का लक्षण बताया गया है, क्या क्रिया गुणवत्ता समवायी कारणम, ठीक है ना, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये AIPGT 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं वीर्य की प्रधानता। वीर्य की प्रधानता देखेंगे, यानी कि जो हम नॉर्मल रस के बारे में जो गुण कर्म पढ़े हैं, मधुर अम्ल और कटु तिक्त कषाय कौन से वातवर्धक है, जिसमें क्या होता है, मधुर अम्ल और क्या होता है, कफवर्धक और वात का सामक होता है। फिर इसी तरीके से कटु तिक्त कषाय जो होता है वातवर्धक कफ सामक होता है। फिर मधुर तिक्त कषाय पित्त सामक होता है। कटु तिक्त कषाय क्या होता है, पित्तवर्धक रस होता है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। इसके अलावा क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स है जो जिसका रस है, मतलब ये कॉमन जो फंक्शन है, इससे अपोजिट फंक्शन काम करता है, ये वीर्य की वजह से, ठीक है ना। तो अब हमें याद रखना है, यहाँ पे चार का कम्बिनेशन है। 4 एग्जाम्पल दिया गया है जो वात पे के लिए, और 5 एग्जाम्पल दिया गया है जो पित्त के लिए है। फिर 2 एग्जाम्पल दिया गया है जो कफ पे है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें बेसिकली क्या करना है, प्लांट्स का नेम याद रखना है, वात पे काम करने वाले, और उसके रस याद रखना है। बाकी तो वीर्य उष्ण और शीत ही जा रहा है। 2 जगह है जहाँ की ओनली क्या है, स्निग्ध वीर्य है, और 1 जगह है जहाँ पे रुक्ष वीर्य है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देख रहे हैं। जो बृहद पंचमूल है, इसका जो रस है वो कषाय रस होता है और तिक्त रस होता है। बेसिकली कषाय रस याद करेंगे, कुलत का कषाय रस होता है और पांडु का कटु रस होता है। यहाँ पे कषाय रस हम देख रहे हैं किसका, बृहद पंचमूल का और कुलत का। और कषाय रस का हम क्या होता है, बेसिकली मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय। कषाय जो है वात का वर्धक होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शन बोले या वीर्य की प्रधानता की वजह से ये वात सामक होता है, उष्ण वीर्य की वजह से, दोनों जगह, ठीक है ना, उष्ण वीर्य की वजह से। इसी तरीके से प्लांडु जो है कटु रस है और वात का समन करता है, स्नेह वीर्य की वजह से। इक्षु रस मधुर रस है, शीत वीर्य से वात का प्रकोप करता है, ठीक है। तो जो वात पे फंक्शन करने वाला है, यहाँ पे 4 जो एग्जाम्पल दिया गया, क्या बृहद पंचमूल, कुलत, प्लांडु और इक्षु रस, ठीक है। इसके रस का बेसिकली हमें याद रखना है। फिर आता है कटु तिक्त पित्त सामक। तो पित्त का जो वर्धक वाले गण कौन कौन से हैं, अम्ल लवण कटु है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अम्ल लवण कटु होते हुए भी 3 ऐसे प्लांट्स है, ये प्लांट्स कर रहे हैं जो क्या होता है, पित्त का सामक करता है ड्यू टू शीत वीर्य, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं क्या, पिपली क्या है, कटु रस है, आम्ल की आम्ल रस, और सेंध और लौण रस, ये तीनों ही शीत वीर्य की वजह से पित्त का समन करता है। काक माची तिक्त रस होते हुए भी पित्त का वृद्धि करता है ड्यू टू उष्ण वीर्य। फिर इसी तरीके से मत्स्य मधु रस है, लेकिन ये पित्त का वृद्धि करता है उष्ण वीर्य की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पित्त वर्धक 2 बताया गया, काकमाची और मत्स्य, और पित्त का सामक करने वाला पिपली आम्ल की और सैंधव 3 बताया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बताया गया कफ के लिए। अब हम 2 एग्जाम्पल जो देख रहे थे, मूली क्या है, कटु रस है, तो ये क्या करता है, कटु रस, ये कफ का सामक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कफ वृद्धि कर रहा है ड्यू टू स्निग्ध वीर्य। और स्नेह वीर्य कहाँ था, प्लांडु, यानी कि प्याज और मूली दोनों ही क्या स्निग्ध वीर्य वाले हैं। फिर हम देखते हैं अम्ल रस कपित और मधुर रस जो छौद्र है, छौद और कपित है, ये क्या करता है, कफ का शमन करता है, ठीक है ना। अम्ल और मधुर होते हुए भी रुक्ष वीर्य की वजह से, तो यहाँ पे एसर्शन रीजन भी बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बताया गया है वात सामक रस जो है रुक्षता लघुता शैत्यता युक्त होने पर वात समन नहीं करता, क्योंकि सिमिलर गुण हो गया ना, जो वात का हमने गुण क्या पढ़ा है चरक में,
रुक्षसितो लघु सूक्ष्म चलवत विशदोखर, ठीक है ना। तो इसमें रुक्ष लघु शैत सारे गुण तो सिमिलर हो गए, तो वात का समन कैसे करेंगे, इसलिए वात समन नहीं करते। फिर सिमिलर वैसे ही है, पित्त समन नहीं करते हैं। कौन से पित्त शामक रस जैसे तीक्ष्ण उष्ण लघुता युक्त होने पर। देन कफ के लिए कहा गया है कफ शामक रस स्नेह गौर शैत्या युक्त होने पर क्या होता है, कफ का समन नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे सुश्रुत ने विपाक के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने द्विविध विपाक के बारे में वर्णन किया है, जबकि हम चरक में त्रिविध विपाक के बारे में पढ़े हैं। चरक ने में और वाग्भट, चरक वाग्भट और पराशर तीनों ने ही त्रिविध विपाक के बारे में वर्णन किया है, लेकिन पराशर का थोड़ा डिफरेंट है चरक और वाग्भट से। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले चरक और वाग्भट, इन्होंने मधुर अम्ल और कटु 3 विपाक बताया है। मधुर और लवण रस का मधुर बताया है, अम्ल का अम्ल बताया और कटु कषाय का कटु बताया है विपाक, ठीक है। फिर हम देखते हैं किसका, वाग्भट। वाग्भट जी ने 2 ही विपाक बताया है, मधुर विपाक और कटु विपाक। इन्होंने कोई अम्ल विपाक नहीं बताया है, और मधुर विपाक को ही इन्होंने गुरु विपाक बताया है, और कटु विपाक को इन्होंने लघु विपाक बताया है, ठीक है। इन्होंने सिंपल रस सजाया, मधुर अम्ल और का मधुर विपाक बोल दिया, कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक बता दिया। लेकिन पराशर ने क्या किया, जो विपाक तो इन्होंने 3 ही बताया, मधुर अम्ल और कटु, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इन्होंने अम्ल का अम्ल विपाक बताया, कटु का कटु विपाक बताया, और मधुर लवण तिक्त कषाय का मधुर विपाक बताया, ठीक है ना। फिर एक और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक श्लोक है इसी चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पाको न अस्ति बिना वीर्यात्, वीर्यम न अस्ति बिना रसात्, रसो न अस्ति बिना द्रव्यात्, द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृतम। यानी कि वीर्य के बिना पाक नहीं, रस के बिना वीर्य नहीं, रसो न अस्ति बिना द्रव्यात्, द्रव्य के बिना रस नहीं, इसलिए द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृतम, द्रव्य ही क्या है, श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ द्रव्य की श्रेष्ठता बताई गई, यानी श्रेष्ठता का क्रम क्या हो गया, द्रव्य ग्रेटर देन रस, रस ग्रेटर देन वीर्य, और वीर्य ग्रेटर देन विपाक, ठीक है ना। लेकिन हम वही नैसर्गिक बल का देखें तो प्रभाव सबसे आगे रहता है, देन आता है उससे कम वीर्य, उससे कम विपाक, देन रस। जनरली वीर्य विपाक में गलत करते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो बलवान कौन सा होता है, प्रभाव, देन वीर्य आता है, विपाक वीर्य के बाद आता है, ठीक है, देन रस आता है। इसके बाद से इन्होंने सुश्रुत ने अमीमांसा बताया है, प्रभाव को अचिंत्य। अमीमांसा किसको बोलते हैं, मीमांसा बेसिकली बोलते हैं समाधान, किसी भी चीज़ का समाधान निकल जाना, ठीक है ना। अमीमांसा यानी कि असमाधान, अचिंत्य यानी इसका चिंतन हमारे कल्पना से बाहर है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जो कॉमन रूल है इससे हट करके फंक्शन कर रहा है, ना ही वो रस के अकॉर्डिंग कर रहा है, ना ही वो गुड़ के अकॉर्डिंग कर रहा है, ना ही वो वीर्य के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल हट करके फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, हम जितना भी तर्क युक्ति लगाएं लेकिन उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं निकल सकता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया, तो यानी कि जो काम कर रहा है द्रव्य वो प्रभाव के वजह से फिर काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अमीमांसा एंड अचिंत्य, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि अम्बष्ठा यानी कि पाठा का विरेचन कृत सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। पाठा कैसे विरेचन करता है ये किसी भी तरीका से हम सिद्ध नहीं कर सकते, तो इसलिए स्वभाव को यानी कि प्रभाव को क्या बताया गया है, अमीमांसा अचिंत्य, ठीक है। फिर इन्होंने चरक ने जो ये बताया है, श्लेष्मा जो है मधुर रस बताया गया है, और विदग्ध अवस्था में लवण रस बताया गया, सेम सुश्रुत ने बताया। लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, जो चरक में पित्त को इनिशियली अम्ल रस बताया गया और विदग्ध अवस्था में कटु, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पित्त का जो क्या गुण होता है, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु, ठीक है ना। तो अम्ल इनिशियली आ रहा है, कटु बाद में आ रहा है, तो इनिशियली अम्ल है, विदग्ध अवस्था में कटु है। लेकिन सुश्रुत ने पित्त की विदग्ध अवस्था को अम्लत्व
प्राप्त करता है, यानी कि विदग्ध अवस्था में इन्होंने अम्ल रस ही बताया है। तो ये रहा हमारा सुश्रुतोष्ण की 40 नंबर चैप्टर।